Hello, 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 hello. I want everyone to be seated fast. We'll get started within a few seconds. Everyone, please be seated fast. Jaldi, let's get started. Okay, good afternoon, everyone. Let's continue our discussion on automated environment. In your modules, come to page number 3.30. 3.30. तो सर आपको एक ओवरव्यू दिया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क्स व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद द आईटी एनवायरनमेंट. इसके रिगार्डिंग आप कैसे नए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, टेस्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करेंगे, वो सब आपको बताया. अज्यूम कीजिए आपने कंपनी के कंट्रोल्स को इवैल्यूएट किया. इवैल्यूएट करने के बाद में आपको कंट्रोल्स में कुछ डेफिशिएंसीज मिलती है. क्या मिलती है? कुछ कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिलती है. तो आप सर अपने फाइंडिंग्स को, अपने डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट कैसे करेंगे? लेट मी शो यू वन एग्जांपल टू यू. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट जस्ट वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. This is how can we report an audit finding. I want pin drop silence now in the classroom. Look at one example. Assume a situation, आप कंपनी के आईटी कंट्रोल चेक कर रहे थे. आपने कोई एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, आप उसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. तो आप कैसे इस चीज को कम्युनिकेट करेंगे उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है. लेट्स गो थ्रू दिस एग्जांपल. देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है. दिस इज द एंटायर फॉर्मेट कि कैसे ऑडिटर अपने फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है. सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया? सर एज पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी यूजर के जो एक्सेस चेंजेस है वो कोई ना कोई इनिशिएट करेगा, फिर कोई ना कोई अप्रूव करेगा. मतलब इनसाइड द सिस्टम इफ यू वांट एनी चेंजेस, पहले कोई एक पार्टी इनिशिएट करेगा उन चेंजेस को, फिर अप्रूव किया जाएगा. हाउएवर वी ऑब्जर्व्ड that there is no formal process for resetting your password in the SAP. Password resets requests are presently communicated over phone and there is no supporting documentation कि एक्चुअली में कौन से आईडी के लिए कितनी बार पासवर्ड रीसेट किया गया है, कब रीसेट किया गया है, वो बता रहे हैं. आपका पॉलिसी कुछ और बोलता है बट एक्चुअली में आप लोगों के सिस्टम में पासवर्ड रीसेट करने के लिए कोई फॉर्मल प्रोसेस फॉलो ही नहीं हो रहा है. एकदम इनफॉर्मल तरीके से पासवर्ड रीसेट किया जा रहा है. थिंक अबाउट द बिगेस्ट पॉसिबल रिस्क. A super admin user or your director, उनके आईडी के लिए पासवर्ड को रीसेट किया जाता है over a call and through that you get access to the entire SAP to do whatever you want to do in the system. Don't you think it's a very big risk in a entity's SAP? बिल्कुल. इसका एक्सपोजर क्या है सर? जो आपके यूजर आईडी के पासवर्ड्स हैं जिनको क्रिटिकल प्रिविलेजेस दिए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट एक्सेस का कंट्रोल दिया होगा, वो रीसेट करके क्या हो सकता है? मिसयूज हो सकता है. सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि भाई जो
आपके सुपर एडमिन यूजर्स रहेंगे उनके प्रिविलेजेस बहुत मिसयूज हो सकते हैं। सिंपल है, उनके बिहाफ पे कॉल किया जाएगा, पासवर्ड रीसेट किया जाएगा, रीसेट करने के बाद में आप इनडायरेक्टली नया पासवर्ड सेट करेंगे तो एक अनऑथराइज इंसान को एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। एंड लॉगिन आईडी प्रोटेक्टेड नहीं होता है, लॉगिन आईडी विजिबल होता है, पासवर्ड इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। तो अगर वो पासवर्ड रीसेट करना बहुत इजी हो गया तो जस्ट इमेजिन आपके सुपर एडमिन के यूजर्स रहेंगे, उनका पासवर्ड रीसेट करके आप सिस्टम में जो चाहे वो कर सकते हैं। इट्स अ सिग्निफिकेंट एक्सपोजर। ऑब्वियसली दूसरा चीज, हमारी जो पॉलिसी है उसका भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है, वो प्रोसीजरल चीज हो गया। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपोजर। तो कैन आई से ऑडिटर ने कुछ फाइंडिंग ढूंढा, उसका एक्सपोजर क्या है समझाया, फिर रिकमेंडेशन दिया। हम क्या रेकमेंड करते हैं, देखो, इट इज रिकमेंडेड दैट ऑल पासवर्ड रीसेट्स शुड बी रिक्वेस्टेड थ्रू अ फॉर्मल प्रोसेस। मतलब एक ऑथराइज ईमेल आईडी के थ्रू रिक्वेस्ट आना चाहिए। फिर वो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होने के बाद में, आपने देखा होगा ना, कोई भी वेबसाइट पे अगर आप रीसेट करते हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हो, फिर वो आपको अपना ईमेल आईडी बोलता है, ईमेल आईडी पे पासवर्ड रीसेट करने का लिंक आता है। वहीं से जब आप पासवर्ड रीसेट करते हो तो एक्चुअल पासवर्ड रीसेट किया जाता है। देयर शुड बी अ प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस। एंड ये प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है कि नहीं होता है, इसे पीरियोडिकली रिव्यू भी करना चाहिए। तो सर, ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर के हिसाब से इसका रिस्क क्या है, एक्सपोजर क्या है, उसका रिकमेंडेशन, एंड लास्ट में ऑब्वियसली यू विल लीव द ब्लैंक स्पेस, व्हाट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। मैनेजमेंट से जब आपने डिस्कस किया होगा, उन्होंने इसको अग्री किया होगा, डिसअग्री किया होगा, क्या उन्होंने ऐसा बोला होगा आपका रिकमेंडेशन हम इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे या हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। बट बेसिकली ऑडिट के दौरान कंट्रोल्स टेस्टिंग में अगर कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स मिलते हैं, आपने इस तरीके से क्या करने चाहिए, कम्युनिकेट करने चाहिए, रिपोर्ट करने चाहिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है। एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिंपल सा एक हेडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज असेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग्स। मतलब सर, कंट्रोल्स को समझिए, चेक कीजिए, चेक करने के बाद, समझने के बाद अगर आपको लगता है या तो कंट्रोल के डिजाइन में क्या है डेफिशिएंसी है, कंट्रोल के डिजाइन में क्या है डेफिशिएंसी है, और आपको लगता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, एग्जांपल पासवर्ड रीसेट करने का फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, क्या ये डेफिशिएंसी इन द डिजाइन ऑफ कंट्रोल है? हाँ। क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है? यस। ये सोच समझ के आप सही इंसान को कम्युनिकेट कीजिएगा एंड इंश्योर कीजिएगा वो इसे करेक्ट करने के बारे में सोचे। रिमेंबर, कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिलना, इसका मतलब क्या है, कंट्रोल जिस पर्पस के लिए लगाया है वो पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा। एंड कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? ईदर टू prevent frauds and errors or to detect and correct frauds and errors। याद है क्या? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये काम नहीं हो पाएगा किस वजह से सर? कंट्रोल के वीकनेस या डिजाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से। वही लिखा है, रीड करके क्लोज करते हैं। आइए पेज नंबर 3.30, लेट्स रीड वन और टू सेंटेंसेस। देखो, नंबर 1, हर ऑडिट के कंक्लूजन के अंदर हो सकता है ऑडिटर को कुछ फाइंडिंग्स या एक्सेप्शंस मिले होंगे कंपनी के आईटी एनवायरनमेंट में। हमें जो भी ये प्रॉब्लम्स या फाइंडिंग्स मिले हैं, इसको हमने बराबर से असेस करना चाहिए एंड रिपोर्ट करना चाहिए। हम किसे रिपोर्ट करेंगे? कंपनी के मैनेजमेंट को एंड टीसीडब्ल्यूजी को। टीसीडब्ल्यूजी का मतलब क्या होता है? ऑडिट कमिटी होता है। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक 5 पॉइंट लिखे हमने, राइट? This will be your question number 6. 7 रहेगा। Okay, question number 7, as you say. ऑप्शन क्या है मेरे पास वैसे भी? Number 7, assessing and reporting audit findings. 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 Under this, point number A. During the course of audit, auditor may come across, during the course of audit, auditor may come across certain findings or exceptions, in the entity's IT environment, that should be assessed
in the entity's IT environment that should be assessed and reported. That should be assessed and reported to relevant stakeholders. And reported to relevant stakeholders, including management and TCWG. Including management and TCWG. ब्रैकेट्स में लिखिए SA 265. एक ऐसे है जिसका नाम है communicating deficiencies in internal controls to those charged with governance and management. आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कंट्रोल्स टेस्टिंग कर रहे हो. इस बार आईटी कंट्रोल्स चेक कर रहे हो. आईटी कंट्रोल में अगर आपको कोई डेफिशिएंसीज नजर आती है तो आपने कम्युनिकेट करना चाहिए टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट. ऑब्वियसली वो गलतियां कितनी सिग्निफिकेंट हो सकती है, वो डेफिशिएंसी का क्या मेजर इंपैक्ट आ सकता है, पहले ये असेसमेंट होगा, उसके बाद में कम्युनिकेशन होगा. पॉइंट नंबर ए में आपने वही लिखा है. इज दैट क्लियर टू यू? Write down point number B. Auditor needs to assess. Point number B. Auditor needs to assess each finding to determine its impact on each finding to determine its impact on his audit procedures, to determine its impact on his audit procedures and whether such finding or exception can be a deficiency in the internal control. Such finding or exception can be a deficiency in the internal control. जो पॉइंट नंबर ए में लिखा था उसको एक्सटेंड कर रहे हो. जब आपको कुछ फाइंडिंग्स मिलती है उनको आपको बहुत अच्छे से असेस करना चाहिए, समझना चाहिए इसका इंपैक्ट आपके बाकी ऑडिट प्रोसीजर पे भी क्या आएगा. क्योंकि सोचिए अगर कंट्रोल्स वीक निकले तो आपको सब्सटैंटिव टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा. आपको आईएफसीज के ऊपर जब रिपोर्ट देना होगा तो बताना पड़ेगा कि कंट्रोल्स में क्या है, वीकनेसेस है. तो सर आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर पे भी इंपैक्ट कंसिडर करना है एंड ये सोचना है कि क्या ये फाइंडिंग्स और एक्सेप्शन इतने सिग्निफिकेंट है कि शायद मैं बोलूं कि कंपनी के कंट्रोल के डिजाइन में ही क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकता है. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होता है? पॉइंट नंबर सी. अ डेफिशिएंसी इन कंट्रोल, a deficiency in control exists if a control is not able to prevent, detect and correct. If a control is not able to prevent, detect and correct misstatements in the financial statements. If a control is not able to prevent, detect and correct misstatements in the financial statements. मतलब डेफिशिएंसी कब सिग्निफिकेंट कहलाती है? अगर कंट्रोल का जो मेन पर्पस है वो ही अचीव नहीं होता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज 3 पॉइंट्स? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. डिटेल में ऐसे 265 में आएगा. यहां पे सिंपल सा मतलब है कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिली, असेस करो, समझो कितना सिग्निफिकेंट है, अपने बचे ऑडिट प्रोसीजर पे इंपैक्ट कंसीडर करो एंड सही लोगों को कम्युनिकेट करो. हु आर द राइट पीपल? इट्स योर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. इज दिस क्लियर टू यू? This is your assessment and reporting of audit findings. Are we good? Let's go next. नोटबुक में जाइए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. खत्म हो गया ये. इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा जो आपको लिखना विखना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए. जो आपको बताया था कि कंपनी में एक फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है पासवर्ड रीसेट करने का. इट्स अ फाइंडिंग बाय द ऑडिटर. कैसे अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं आपको एक एग्जाम्पल दिया. ओके, वेरी नाइस. नोटबुक में जाइए, नेक्स्ट हेडिंग. अगला हेडिंग लिखिए. अब एक डिजिटल ऑडिट करके है, वो तो लिखा के फायदा नहीं है.
बट एक डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट है वो लिखवा देते हैं। लिखिए डेटा एनालिटिक्स फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, डेटा एनालिटिक्स फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, डेटा एनालिटिक्स फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट। सबसे पहले व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? आई एम आस्किंग यू व्हाट इज डेटा। ये एनालिटिक्स, एनालिसिस नहीं है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है? डेटा एनालिसिस इज एनालिटिक्स। वेरी नाइस। इट इज इंटरचेंजेबली यूज्ड, आई अग्री विथ यू, बट स्टिल इसका कोई लॉजिक होना चाहिए। हाँ, okay. Anyone else? Okay, there is a word called as big data. Big data का मतलब होता है that you have a huge chunk of data which is in a raw format. सुनिए, आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन के पास में for every day, every activity, a new set of data is collected. The biggest challenge is not data collection. The biggest challenge is analyzing this. The biggest challenge is analyzing this data so that a proper report is prepared ताकि आप एक सही एक्शन ले पाए। एक होता है यू डोंट हैव एक्सेस टू डेटा, दूसरा होता है यू हैव एक्सेस टू डेटा बट दिस इज नॉट अ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। मतलब जिसके बेसिस पे मैं कोई डिसीजन ले लूं वो डेटा अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर मैं आपको एक जनरल रॉ डेटा दे दूं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले ही नहीं सकते हो, तो ये डेटा आपके लिए ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं, जब हम एक बिग डेटा सेट, मतलब रॉ फॉर्म ऑफ डेटा विच इज अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा, इसको आप कोई ना कोई एक टूल के थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू, लॉजिकल तरीके से एनालाइज करके एक एक्शनेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, एक ऐसे रिपोर्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसके बेसिस पे एक लॉजिकल डिसीजन लिया जा सकता है। तो हम बोलेंगे हमने एक बिग डेटा को एनालाइज करके यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स। मतलब मैं आपको पूरे डेटा को एनालाइज करके यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करके डेटा दे रहा हूं। अब मैं आपको प्रेजेंट डेटा कर ही नहीं रहा हूं, आई एम प्रेजेंटिंग यू इंफॉर्मेशन, आई एम प्रेजेंटिंग यू इंफॉर्मेशन एंड यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन। देन आई विल से हमने जो पूरा मैकेनिज्म यूज किया है, जो पूरा मेथड यूज किया है, दैट कैन बी कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम MS Excel। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक MS Excel के शीट के अंदर 1000 लाइन आइटम्स होंगे। आप उस पर पिवोट टेबल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? पिवोट टेबल पता है? बेसिकली अ सिंपल समराइजेशन ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल। अच्छा सुनो, फिल्टरिंग सुना है? डेटा का फिल्टरिंग सुना है आपको? जस्ट इमेजिन आपके डेटा को मार्क्स के बेसिस पे फिल्टर कर दे, जो अच्छा चीज नहीं है पर अगर किया जाए फॉर एग्जांपल, या आपके एज के बेसिस पे फिल्टरिंग किया जाए, कोई ना कोई एक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डेटा को क्या कर रहे हैं? सॉर्टिंग कर रहे हैं, डेटा को थोड़ा सा डिसएग्रीगेट करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि उससे एक रिपोर्ट बनाया जाए सो दैट अ राइट डिसीजन कैन बी टेकन। दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स। एक सिंपल एग्जांपल, even on social medias you would have seen that they show for every post your analytics. Insights word सुना होगा आपने, like in Instagram the word is insights if I'm not wrong. If you click on that आपको बताएगा हर respective post का reach कितना है, how many people it have reached, उसमें आपके followers कौन से थे, non followers कौन से थे। अगर आप advertising करते हैं let's say Facebook के through या Google के through, it gives you a proper sheet. Now this analytics is designed and given to you by a system. वो आपको बोलेगा कि अगर तुमने एडवर्टाइजिंग पे 5 लाख खर्च किया है तो 5 लाख का टारगेट ऑडियंस क्या क्या था, किस किस स्टेट में, किस किस सिटी में आपने किस टारगेट मार्केट को रीच आउट करने का ट्राई किया, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली क्लिक्ड ऑन योर लेट्स से एडवर्टाइजमेंट। मतलब डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है एक रॉ डेटा को एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया जाए ताकि आपका मैनेजमेंट एंड जो यूजर है वो क्या ले सकेगा? सही डिसीजन ले सकेगा। इस चीज को हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, जो हर बिजनेस में काम में आता है आज की तारीख में। ये बोलता है ऑडिट में भी इसको आप यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाई वी हैव हेडिंग कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। पहले व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स वो लिखवाएंगे, बिजनेस में क्या फायदा है वो लिखवाएंगे, फिर
फिर बोलेंगे ये ऑडिट में भी काम में आता है, एंड ऑडिट में इसको हम कहां कैसे यूज करते हैं, आई विल गिव यू एग्जांपल्स. इज दैट क्लियर टू यू? Under in your notebooks, under data analytics, write down point number A. Combination of processes, comma, tools and techniques. Combination of processes, comma, tools and techniques that are used to analyze vast amount of electronic data, to analyze vast amount of electronic data to obtain meaningful information, can be called as data analytics. Meaningful information can be called as data analytics. मतलब आप कुछ प्रोसेसेस या टूल्स या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिससे एक ह्यूज चंक ऑफ डेटा को एनालाइज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, सो दैट यू कैन मेक द राइट डिसीजन. कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स? जस्ट इमेजिन एनी बिजनेस बिफोर चूजिंग एनी स्ट्रेटेजी today is heavily dependent upon your actual data in that industry. कि भाई इस इंडस्ट्री में करंट ट्रेंड क्या है, करंट नंबर्स क्या है. जब तक मुझे नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसके बिना एक बिजनेस अपना सही डिसीजन नहीं ले पाएगा. तो एक्चुअली में डेटा एनालिटिक्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं अभी? बिजनेस के हिसाब से. यहां से आगे हम बोलेंगे ये सेम चीज ऑडिट में भी काम में आ सकती है. कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. बिजनेसेस can benefit immensely. Businesses can benefit immensely by using data analytics. Immensely by using data analytics, comma, it may help in improving profitability. It may help in improving profitability, comma, providing better customer service. It may help in improving profitability, comma, providing better customer service, or to achieve competitive advantage. मतलब बेसिकली बिजनेस के कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए डेटा एनालिटिक्स यूज में आ सकता है. कुछ नहीं, सिंपल सा बात है बच्चों. एक बात सोचिए, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल. आप कोई भी एक शूज खरीदने के लिए वेबसाइट पे जाते हो, आप एक 15-20 मिनट उस वेबसाइट पे इन्वेस्ट करते हो, आप शूज नहीं खरीदते हो, वेबसाइट बंद कर देते हो. अरे सुनो, इसके बाद तुम किधर भी जाते हो, चाहे तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो, वो जूता तुम्हारे साथ चलते रहता है पैरेलली. बराबर है कि नहीं? दिखते रहते. What is this? Data analytics. They are analyzing on a real-time basis. What are you searching? And accordingly, they are trying to advertise the products in such a manner. And suddenly you invest 15 minutes looking for one category of shoes on Instagram. Suddenly आपको लगेगा वैसे ही जूता बेचने वाले 15 और कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएगा. How? It's basically mapping which customer currently is actually looking for this kind of product. एक brilliant डॉक्यूमेंट्री आया था ऑन सोशल मीडिया. सोशल डायलेमा था क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हैव यू सीन दैट? हाउ मेनी हैव सीन दिस सोशल डायलेमा? बचे हुए जब टाइम मिले देखना चाहिए. हाँ, दिस इज वेरी ओल्ड. दिस केम ड्यूरिंग कोविड टाइम ओनली. कोविड के एंडिंग के आसपास ही आ गया था. बहुत जबरदस्त है. मतलब दैट शोज दैट वी ऑल आर द प्रोडक्ट्स. मतलब दे लुक एट अस एज अ प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट इज सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इफ प्रोडक्ट इज सर्चिंग समथिंग, मतलब वी ऑल आर अ टारगेट मार्केट. मतलब हम कुछ भी अगर सर्च कर रहे हैं, उन्हें लगता है इसको उसके अराउंड कुछ तो और नया प्रोडक्ट दिखाना चाहिए. दैट्स हाउ एल्गोरिथम इज डिजाइंड. एंड ट्रस्ट मी, नाउ दिस हैज बिकम सच अ वेब
that the people who designed, they're also the product. Are you understanding? The best of the best minds जिन्होंने बनाया था, अब वो खुद उस प्रोडक्ट का, उस ट्रैप का एक पार्ट बन चुके हैं, बिकॉज उनका डे टू डे लाइफ भी उससे क्या है, इंटरकनेक्टेड है. सबसे वर्स्ट, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है. So your all flight tickets, let's say they hit your Gmail and you use Google Maps on a daily basis to travel. Like for example, आप कुछ नहीं करो, आपका Android फोन अगर है, वो everyday ट्रैक तो कर ही रहा है. I hope you're understanding this. उसे अगर मालूम है तेरा घर का लोकेशन क्या है, उसे मालूम है तेरे ऑफिस का लोकेशन क्या है, उसे मालूम है तेरा एयरपोर्ट का लोकेशन क्या है, उसको अगर मालूम है तेरा आज फ्लाइट है, तो वो तेरे को बोलेगा इट्स टाइम यू शुड लीव फॉर द एयरपोर्ट. इट गिव्स अ नोटिफिकेशन नाउअडेज. इट गिव्स अ नोटिफिकेशन. दिस इज डेंजरस. Are you understanding this? That means they're tracking everything. They means it's system. It's the machine who's tracking everything. It's not a person. But can I say someone has access to this data? Now, if you want to make the best use of this data, it's your choice. People say, and this has reached this level, I really mean that. You are talking with a friends ka group about a Goa trip. And then suddenly you start seeing everything around Goa on your social media. It actually happens by certain applications. It is not being done by all. Like Amazon, Alexa, Google Home, they are the worst. They actually hear everything what you talk. आपको लग रहा है दुनिया आपको साइंस दे रहा है, दुनिया नहीं, डेटा एनालिटिक्स बता रहा है तेरे को जाने का है. आप ढूंढ रहे साइंस, ढूंढ रहे हो, साइंस आ रहा है कि वो चाहता है कि मैं गोवा जाऊं. नहीं, तूने गलती से बात किया, इसलिए वो तेरे को चारों तो साइन साइन दिखाएगा. Is that clear to you? Write down point number 3 notebook के अंदर. Data analytics can also be used in audit. Data analytics can also be used in audit to obtain sufficient and appropriate audit evidences. To obtain sufficient and appropriate audit evidences, or to identify and assess risk of material misstatements, or to identify and assess risk of material misstatements. ये दो जनरल चीज लिखिए. अब थोड़ा एक स्पेसिफिक आंसर लिखवाता हूं, which I will like you to answer. Write down point number 4. पहले 2 पॉइंट बेसिक डेटा एनालिटिक्स के बारे में थे. नंबर 3 में बोला ये ऑडिटर के लिए भी क्या है, रेलेवेंट है. अब स्पेसिफिकली हम डेटा एनालिटिक्स को ऑडिट में कहां कहां यूज कर सकते हैं, इनका बीकॉम लेवल आंसर लिख लीजिए. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन ट्रू सेंस हाउ कैन वी यूज दिस. राइट डाउन पॉइंट नंबर 4. डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड. Data analytics can be used to perform the following functions. Can be used to perform the following functions. Number A, recomputation of balances. Recomputation of balances. Number B, fraud investigation. Number B, fraud investigation. Number C, selecting audit samples. Number C, selecting audit samples while using random sampling or systematic sampling. While using random sampling or systematic sampling. Number 4, to check completeness and accuracy. To check completeness and accuracy of data. Completeness and accuracy of data in a population. And the last one, to evaluate the impact of internal control deficiencies.
to evaluate the impact of internal control deficiencies. आप एक काम कीजिएगा, ये आंसर लिखने के लिए कुछ ग्रेट नहीं है. ऑडिट के दौरान जो जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, रिस्क असेसमेंट में हेल्प करेगा, कंट्रोल टेस्टिंग में हेल्प करेगा, सैम्पलिंग लगाने में हेल्प करेगा, रिकम्प्यूटेशन में हेल्प करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प करेगा. डेटा एनालिटिक्स इज अ टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस इन स्टैट्यूटरी ऑडिट. ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल्स लिख के दिए हैं. Writing this answer is not challenging. Understanding how to use data analytics is actually little challenging. 2 मिनट आप एक काम कीजिए, पहले आंसर पढ़ लीजिए जो आपने नोटबुक में लिखा है, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो सुनिएगा. पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो सुनिएगा. रीड द आंसर गिवन इन योर नोटबुक्स फर्स्ट. जो पॉइंट नंबर 4 था आपका, उसे मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने लिस्ट बना के लिखा है, वो स्पेसिफिकली ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. पॉइंट नंबर 4 वाज इंपॉर्टेंट. अब सुनिए. सो देयर आर वेरी फेमस डेटा एनालिटिक्स टूल्स जो हम ऑडिट के दौरान यूज करते हैं. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. वन इज कॉल्ड एज ACL, Audit Command Language. One is called as IDEA, IDEA, Interactive Data Extraction and Analysis. एक एंटिटी है केसवेयर, उन्होंने टूल बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज आइडिया. ग्लोबली बहुत कॉमनली यूज होता है. ये सारे टूल्स ना, दे ऑल सिट अंडर अ वर्ड कॉल्ड एज CAT. Now what is CAT? Full form is called as Computer Assisted Audit Techniques. Full form is called as Computer Assisted Audit Techniques. कुछ ऐसी techniques in the audit which are assisted by technology. Which are assisted by technology. General word is called as Computer Assisted Audit Techniques. Let me give you a simple example. I don't remember whether I had given you similar example, but still सुन लीजिएगा. फिर मैं आपको बोलूंगा कि कैसे इसको अब इवॉल्व करके हमारे पास अलग अलग डेटा एनालिटिक्स वाले टूल एग्जिस्ट करते हैं. पहले एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, उसे सॉल्व करने का ट्राई क्या किया हम, पहले कैसे इन 2008, 9, 10 अगर EDP एनवायरमेंट में ऑडिट करते थे तो थॉट प्रोसेस क्या था. सुनिएगा. कंपनी हैज, लेट्स से ERP. Let's say they are using SAP and they currently have plant 1 and plant 2 जिनके अंदर उनका डेटा रिकॉर्ड होता है. तो सर, there is something called as input, there is something called as processing and the third one is called as output. अब अज्यूम कीजिएगा इनपुट जो है, डेटा एंट्री जो है वो मैन्युअली होगा. डेटा एंट्री जो है वो क्या होगा, मैन्युअली होगा. और डेटा एंटर कहां किया जाएगा, SAP में. कहां एंटर किया जाएगा, SAP में. एंड SAP से आउटपुट जनरेट होगा. तो आउटपुट इज नथिंग बट अ रिपोर्ट. आउटपुट इज नथिंग बट अ रिपोर्ट फ्रॉम सिस्टम. इट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम सिस्टम. नाउ अज्यूम अ सिचुएशन, आपको ऑडिट किसका करना है, आपको ऑडिट करना है आउटपुट का, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या है, एक रिपोर्ट है. रिपोर्ट कहां से जनरेट हो रहा है, सिस्टम से जनरेट हो रहा है. तो मुझे आउटपुट चेक करने के लिए 2 चीज चेक करना पड़ेगा, इनपुट चेक करना पड़ेगा एंड प्रोसेसिंग चेक करना पड़ेगा. अच्छा, इनपुट कौन कर रहा है, ये मैनुअल कंट्रोल है. अरे इनपुट कौन कर रहा है, ये मैनुअल कंट्रोल है. ये मैं फिर भी चेक कर सकता हूं सैंपलिंग के बेसिस पे, किसने एंट्री किया, एंट्री जो किया वो सही किया कि नहीं किया. कैन आई से इनपुट कैन स्टिल बी चेक्ड. माय चैलेंज इज, एक बार एंट्री पास होने के बाद, एवरीवन SAP में एंट्री पास करने के बाद लेजर पोस्टिंग अपने आप होता है, ट्रायल बैलेंस अपने आप होता है, P&L को अपने आप हिट होता है, बैलेंस शीट को ऑटोमेटिकली अफेक्ट करता है. ये प्रोसेसिंग बराबर है कि नहीं है. My concern is I will check the input, but my concern is how do I check the processing that takes place inside the system. Input के लिए मैं सैम्पलिंग लगा सकता हूं, प्रोसेसिंग के लिए सैम्पलिंग लगाना मुश्किल है, क्योंकि हजारों ट्रांजैक्शंस आपके सेम सिस्टम के थ्रू पास होते हैं. एंड financial statements is nothing but a report. It's a click. No one prepares the financial statements. ये already integrated है किसके अंदर, आपके ERP के अंदर. तो हम क्या कर सकते हैं, we have 2 options. Option number 1, use dummy data.
मतलब जैसे कंपनी के पास प्लांट 1 एंड प्लांट 2 है, कैन आई से इन दोनों का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, दिस इज कमिंग फ्रॉम प्लांट 1 एंड प्लांट 2, अज्यूम सिचुएशन। अब अगर मैं बोलता हूं एक प्लांट 3 बना लीजिए, क्या बना लीजिए, प्लांट 3, उसमें कुछ डमी एंट्रीज को पास कर दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, कुछ डमी एंट्री। तो सिस्टम में जब एसएबी में एंटर करोगे, सबसे पहले बोलेगा डू यू वांट टू लॉग इन प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 और हेड ऑफिस लॉग इन। मैंने बोला प्लांट 3 का लॉगिन चाहिए, प्लांट 3 के अंदर एंटर करने के बाद एंट्री पास किया, कहना इसे सारी एंट्री कहां पास होने वाली है, प्लांट 3 के अंदर ही। अरे हाँ या ना। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करूंगा, वो पूछता है डू यू वांट टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओनली प्लांट 3 और ऑल 3 प्लांट्स। तो कहना इसे मैंने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट किया, इस बार ये आएगा प्लांट 1, 2 एंड 3। क्या दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि आपने 3 में कुछ एंट्रीज पास की है ना यार। कहना है आपने डमी यूनिट बनाया एज ऑडिटर, सो ऑडिटर को एसएपी का एक्सेस मिलेगा, उसमें वो डमी एंटिटी बनाएगा, डमी एंटिटी में डमी एंट्रीज पास करेगा, इससे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट बदल जाएगा। विल देयर बी अ डिफरेंस? डिफरेंस शुड बी इक्वल टू डमी एंट्रीज। नाउ हु क्रिएटेड डमी एंट्रीज? ऑडिटर। परचेज का एंट्री उसने बनाया, सेल्स का एंट्री उसने बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एंट्री मैंने बनाया। कहना इससे अगर डिफरेंस इज इक्वल्स टू माय डमी एंट्रीज, तो मैं बोलूंगा ना प्रोसेसिंग बराबर हो रहा है। इस बार इनपुट भी मैंने करके देखा, आउटपुट भी मैंने देखा, दोनों अगर मैच होता है मतलब प्रोसेसिंग सही है। तो कहना इससे आई कैन यूज माय डमी डेटा एंड देयर सिस्टम टू चेक द प्रोसेसिंग ऑफ देयर सिस्टम, to check the processing of their system. But did I have to use the SAP of the company in this case? Yes. I can also use a virtual SAP concept. I can also use a virtual SAP. Now what is virtual SAP? सुनिएगा शांति से। इस केस में डमी डेटा मेरा है, SAP किसका है, कंपनी का है। कंपनी के सिस्टम में ही मैंने डमी यूनिट बना करके एंट्री किया। इसमें रिस्क पता है क्या है? आप ये डमी एंट्रीज डिलीट करना भूल गए तो, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, मैनिपुलेट हो जाएंगे। इसीलिए एक सेपरेट प्लांट ही बनाना पड़ता है, सेपरेट एंटिटी बनानी पड़ती है, ताकि वो पूरी एंटिटी डिलीट हो जानी चाहिए। एंड वो एंटिटी का एक्सेस सिर्फ किसको होना चाहिए, ऑडिटर को होना चाहिए, ताकि वो आपके नॉर्मल नंबर्स के अंदर मैच ही नहीं होंगे। इससे कंफर्ट आता है, पर इससे कंफर्ट ये नहीं आएगा कि प्लांट 1 एंड 2 के सारे ट्रांजैक्शन सही थे कि नहीं थे। इससे कंफर्ट आएगा कि प्लांट 3 में जब एंट्री किया तो ओवरऑल प्रोसेसिंग ठीक लग रहा है, रीजनेबल एश्योरेंस आएगा, पर बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आएगा। तो एक तरीका और है, इस बार क्या करेंगे, इस बार एक ऑडिटर अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएगा। दिस विल बी ऑडिटर्स ERP, वी कैन यूज द वर्ड वर्चुअल SAP। जो जो उन्होंने इनपुट किया है वो सारे एंट्रीज यहां लाएंगे और इस ERP में डाल देंगे। विल देयर बी आउटपुट इन दिस केस ऑल्सो? अगर मैं बोलता हूं दिस आउटपुट इज इक्वल्स टू योर आउटपुट नंबर 1, उनका डेटा लिया, ERP किसका है, ऑडिटर का है, और फिर से चेक क्या कर रहे हैं, आउटपुट को, बिकॉज आउटपुट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ ऑल प्रोसेसिंग। इस बार डेटा किसका यूज किया, क्लाइंट का डेटा, नॉट द डमी डेटा, क्लाइंट का एक्चुअल डेटा उठाया, पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप किया, पूरा प्रोसेसिंग किया थ्रू योर ERP। अब आप अपने ERP के बारे में तो श्योर ही होंगे ना कि सही है कि नहीं है, तुमने खुद ने अपने हिसाब से बनवाया, यस और नो? अगर अभी भी आउटपुट मैच होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उनका प्रोसेसिंग भी बराबर है? मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, मैं ये समझने का ट्राई कर रहा हूं कि उनके सिस्टम का प्रोसेसिंग बराबर है क्या, क्योंकि प्रोसेसिंग अगर बराबर है मतलब ऑटोमेटेड कंट्रोल सा बराबर है। अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स बराबर है तो हम बोलेंगे शायद सिस्टम से जो रिपोर्ट्स आती है उस पर आप रिलाय कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैट। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। बट हैविंग योर ओन ERP इज नॉट अ इजी जॉब, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डिसीजन। सो डिपेंड करता है आप कितने बड़े क्लाइंट के लिए ऑडिट कर रहे हो, उस हिसाब से ये वर्चुअल SAP बनाया जाता है। वर्चुअल SAP इज लिटरली ऑडिटर के लिए SAP बिल्ड किया गया है। वो सारे ट्रांजैक्शन को यहां से रूट करके देखेगा कि आउटपुट मैच होता है या नहीं होता है। अब ये तो हो गया एंटिटी लेवल पे। वी मे नॉट नीड दिस एट एंटिटी लेवल। हमें लगता है कुछ एरियाज में रिस्क ज्यादा है, उस एरिया के ही ट्रांजैक्शंस को हमको एनालाइज करना है, तो हम लोग डेटा एनालिटिक्स के जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। वन सच टूल इज कॉल्ड एज ACL, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। वन सच टूल इज कॉल्ड एज टैब्लो। वर्ड सुना क्या, टैब्लो? TABLEAU. Tableau is a data analytics tool. One such tool is also SQL, structured query language. One such tool is called as IDEA, Interactive Data Extraction and Analysis. ये अलग अलग tools है जो हम use कर सकते हैं. I don't know whether it works or not.
Just try for 1 minute. Caseware is the company name. I'll send you a video as well as the link. I think you can sit and open and watch आराम से. That's it. बैठ के तुम कर लीजिएगा तुम्हारे हिसाब से. You can watch it. It's fine. You understand the meaning of data analytics? Do you understand the meaning of data analytics? Very nice. नोटबुक में जाइए, आगे बढ़िए. खत्म हो गया डेटा एनालिटिक्स आपके लिए. अगला हेडिंग है डिजिटल ऑडिट. लिखने का कोई जरूरत नहीं है. एवरीवन, यू हैव 2 minutes. कम टू योर मॉड्यूल 3.28. डिजिटल ऑडिट में जो लिखा है चुपचाप रीड कीजिए. डिजिटल ऑडिट में जो लिखा है रीड कीजिए. Do not talk. Read the digital audit for 2 minutes. I said do not talk. टाइम पास कुछ भी नहीं है. बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिजिटल वर्ल्ड, यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि आपको ऑडिट में जो फायदा मिल सकता है वो यूज कर लीजिएगा. दैट्स इट. नथिंग ग्रेट. कैन वी इग्नोर दिस? नोटबुक में जाइए. लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दे कॉल्ड एज आईटी कंट्रोल्स. IT controls, divide them in 3 parts. It'll connect, don't worry. Write down IT controls, divide them in 3 parts. One is called as general IT controls. One is called as general IT controls. IT controls, divide them in 3 parts. First is called as general IT controls. Second one is called as application controls. Application controls. And the third one is called as IT dependent controls. IT dependent controls. General IT, application and IT dependent. I'll give you an overview of all three. This is tough. मतलब पहले ही बोल रहा हूँ, वार्निंग दे रहे हैं. क्यों ऐसा कर रहे हो सर हमारे साथ में? इधर देखिए. Why this is tough, understand? Do not talk. Starts from here.
This is your classification of information system controls. अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा, कंट्रोल्स बनाते हैं फॉर प्रिवेंशन और फॉर डिटेक्शन और फॉर करेक्शन. देन देयर कैन बी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. थोड़ा बहुत बताया होगा वर्ड्स. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू. कैन सी वर्ड एप्लीकेशन कंट्रोल. अभी आपने जो 3 पार्ट बनाए उसमें एक दिखेगा एप्लीकेशन, एक दिखेगा जनरल आईटी. जनरल आईटी इज कॉल्ड एज मैनेजरियल. मतलब लिटरली ये कंट्रोल यहां से शुरू होते हैं. खत्म होगा होगा, डोंट वरी. अभी तो एप्लीकेशन शुरू हुआ है. चैप्टर सेम ही है बेटा. चैप्टर के 15 पार्ट है बहुत सारे. अभी भी एप्लीकेशन कंट्रोल ही चल रहा है. होगा, खत्म होगा, डोंट वरी. हो जाएगा. फाइनली हो गया. मतलब कुछ 50 पेजेस ओनली. सर सीधा सीधा हमारे सिलेबस में है क्या? ना. सर हमारे सिलेबस में क्या है? तीनों का मीनिंग, एक एक सेंटेंस, उनमें कोई रिलेशनशिप है एक, वो बता देगा. और ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल. वो भी एग्जाम्पल में भी 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, एकदम टाइम पास. एक 5-10 मिनट सुनने का ट्राई कीजिएगा. पूरा ओवरव्यू दूंगा तीनों कंट्रोल्स के बारे में. Then writing about this will be a cakewalk. 5-10 minutes on a higher side. Writing is not important. Understanding these controls is very, very important. I want 100% attention. I know 3:10. It's going to be tough for you guys to hear me for next 10 minutes. But try कीजिएगा. समझ सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होगा. देखिए, हम ना ब्रॉडर लेवल पे जब हम आईटी कंट्रोल्स का बात करते हैं, पहले फर्स्ट 2 कैटेगरी समझिए. वन इज कॉल्ड एज जनरल आईटी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन. थर्ड वाला छोड़ दीजिए, वो इनसे कनेक्टेड है, बाद में बताएंगे. पहले दोनों. सर एज अ ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम कीजिए हमने आज तक कभी भी कोई ईआरपी यूज नहीं किया है. हम लेट्स से करंटली सारे ट्रांजैक्शंस मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैन्युअली मेंटेन करते हैं. ये हमारा करंट सिचुएशन है. हम यहां से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांजिशन करना चाहते हैं. मतलब हम यहां से एक ईआरपी को चूज करके या तो खुद से डेवलप करना चाहते हैं या एक ऑलरेडी वेल डेवलप्ड ईआरपी को प्रोक्योर करके यूज करना चाहते हैं. मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट when realizes it is the right time that we should move on from your manual controls or your manual way of doing business towards the digital version, तो वो सबसे पहले सोचेगा हमने खुद का ERP बिल्ड करना चाहिए या एक ऑलरेडी वेल डेवलप्ड ERP रहेगा उसे अक्वायर करना चाहिए. तो कैन आई से, जब आप एक कंपनी में आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अपने कंपनी में आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो. मतलब यू आर चूजिंग कौन सा ईआरपी हमने यूज करना चाहिए. नंबर 2, यू आर चूजिंग कि सर इस कंपनी के अंदर किसको क्या एक्सेस मिलना चाहिए. यू आर मेकिंग अ डिसीजन दैट हमारे पास में 4 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज होंगे. हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज हायर किए जाएंगे. उनका डिपार्टमेंट का डेजिग्नेशन कुछ भी हो, बट एक को सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मिलेगा, एक को रीड ओनली के साथ में एडिट करने का भी एक्सेस मिलेगा, तीसरे वाले को किसी और को एक्सेस देना है कि नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल, योर पार्टनर हैज अ रीड ओनली एक्सेस, प्लस पार्टनर को एडिट करने का एक्सेस भी है, प्लस पार्टनर को यह एक्सेस भी है कि मुझे किसको एक्सेस देना है. ये चीज हर किसी के पास नहीं होनी चाहिए ना. आर्टिकल शुड नॉट हैव द राइट टू गिव एक्सेस ऑफ दिस डेटा टू समवन एल्स.
आर्टिकल के पास में या तो रीड ओनली का एक्सेस होगा या एडिट का एक्सेस होगा, बात खत्म। थर्ड वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। ये इसको प्रिंट करना है, या आपने सुना होगा वर्ड आर्काइवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब अपना कंपाइलेशन ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, वो पावर होना ही नहीं चाहिए लोअर लेवल के ऊपर। मतलब समझिए, हम जब ये आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, शुड वी डिजाइन आवर ओन ईआरपी और शुड वी अक्वायर एन ईआरपी, व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेसेस वी शुड यूज, हाउ वी शुड डिजाइन कि किसको क्या एक्सेस देना है, किसको क्या एक्सेस नहीं देना है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन, हमारे डेटा को सिक्योर कैसे रखा जाएगा, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई भी वायरस या लेट्स से हैकिंग वाली जो सिचुएशन है वो नहीं होने चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर, हम उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हमारे एनवायरमेंट को। हमारे पास में डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो सॉल्व कौन करने वाला है, उसका एक आईटी टीम बनाना चाहिए डेली बेसिस पे। ये जो ब्रॉडर डिसीजन है, ये सब जिस कंट्रोल में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जनरल आईटी कंट्रोल। दिस इज योर सेटिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। यहां पर आप अपना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो। कैन आई से, अगर आपका बेस वीक होगा तो आप कितने भी इंडिविजुअल, इट साउंड्स लाइक कंट्रोल एनवायरमेंट, it sounds like control environment, but this time it is the IT control environment. This time it is the IT control environment. Can I say, अगर ये environment ही weak होगा तो individually control कितना भी बढ़िया लगा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सर समझिएगा, these are my pervasive controls. These are my pervasive controls which impacts the entire IT environment. Which impacts the entire IT environment. That is called as general IT control. General का मतलब है ये specific नहीं है, मतलब ये ओवरऑल पूरे बिजनेस के लिए है। ऐसा नहीं है सिर्फ इन्वेंट्री के लिए कंट्रोल लगाया है, ऐसा नहीं है कि परचेस के लिए कंट्रोल लगाया है। इन्होंने बोला है सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो परचेस का डेटा हो, सेल्स का डेटा हो, इन्वेंट्री का डेटा हो या आरएनडी का डेटा हो, सिक्योरिटी डेटा की इंपॉर्टेंट है। ये कौन सोच रहा है? जीआईटी सोच रहा है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर स्पेसिफिक कंट्रोल्स, दीज आर माय स्पेसिफिक कंट्रोल्स। एग्जांपल, परचेजेस का एंट्री कौन कर सकता है? हु कैन एंटर द डेटा? ये एप्लीकेशन कंट्रोल है। मैं जब एंटर करूंगा, मैं क्या एंटर कर सकता हूं? एग्जांपल याद करो, जब हम गुड्स रिसीव करते हैं, परचेस प्रोसेस देयर इज समथिंग कॉल्ड पीओ। याद है कि जीआरएन बनाना पड़ता है। जीआरएन बनाने के लिए हमने गुड्स कितना रिसीव किया, एंट्री करना चाहिए। अगर हमने पीओ बोला है 100 क्वांटिटी, वी हैव ऑर्डर्ड 100 क्वांटिटी, when we enter कि हमने कितना क्वांटिटी रिसीव किया है, ये हम एंटर करेंगे, मतलब मैनुअल कंट्रोल है। हम क्या करेंगे? एंटर करेंगे। इट्स अ मैनुअल कंट्रोल। बट कैन आई एंटर मोर देन 100 क्वांटिटी? नो, क्योंकि वो सिस्टम रिस्ट्रिक्ट करेगा। सिस्टम क्या बोलेगा? इस पीओ के रिलेटेड मैक्सिमम ऑर्डर्ड क्वांटिटी कितना है? 100। आप रिसीव करोगे, यू कैन रिसीव 1 क्वांटिटी, यू कैन रिसीव 50, यू कैन रिसीव 99, बट यू कैन नॉट रिसीव मोर देन 100। तो वो बोल रहा है तुम एंटर करो, देयर इज अ मैनुअल कंट्रोल, बट मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेशन भी है। अगर मैं एंटर करूंगा मोर देन 100, सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। सिस्टम क्या कर देगा? रिजेक्ट। मतलब कहना इसे, वो बोलेगा द एंटर्ड क्वांटिटी इज मोर देन द ऑर्डर्ड क्वांटिटी, द एंटर्ड क्वांटिटी इज मोर देन द ऑर्डर्ड। कैन आई से, बट ये स्पेसिफिक कंट्रोल है। ये क्या है? स्पेसिफिक कंट्रोल। जब आप किसी एरिया के रिगार्डिंग स्पेसिफिक कंट्रोल बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन कंट्रोल्स, दे आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन कंट्रोल्स। मतलब अगर हमारा जनरल आईटी कंट्रोल बढ़िया हुआ तो ही एप्लीकेशन कंट्रोल बढ़िया हो सकता है, बिकॉज ये हमारा बेस है, दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं अलग अलग कंट्रोल्स। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करते जाएगा। परचेज में भी डोमेस्टिक परचेज अलग होगा, इंटरनेशनल परचेज अलग होगा, दोनों अलग अलग कंट्रोल बन जाएगा। सेल्स में भी रिलेटेड पार्टी को सेल्स अलग से रहेगा, नॉर्मल सेल्स अलग से रहेगा। अच्छा, सेल्स के अंदर भी कॉर्पोरेट सेल्स अलग से होगा, रिटेल सेल्स अलग होगा। सेल्स में भी B2B अलग से होगा, B2C अलग। अरे ऐसा हो ना, तो कंट्रोल्स आप बढ़ाते जा सकते हो। एप्लीकेशन कंट्रोल जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आप चेंज कर सकते हो, पर जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आसानी से बदलता नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज जनरल आईटी कंट्रोल। का थोड़ा डिफरेंस समझा क्या? मतलब सेटिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए कंट्रोल लगाना कहलाता है जीआईटी। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनडायरेक्ट, या बोलते हैं ये लोग हैं
परवेसिव कंट्रोल्स क्या है? परवेसिव. दीज आर माय डायरेक्ट कंट्रोल्स, दीज आर माय डायरेक्ट. ये एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होगा, परचेज के लिए, सेल्स के लिए, सीआरएम के लिए, ये स्पेसिफिक कंट्रोल है. पर ये क्या है? मेरे जनरल कंट्रोल है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं. एंड क्या कहलाते हैं? परवेसिव. परवेसिव क्यों? क्योंकि वो सारे एप्लीकेशन कंट्रोल को इंपैक्ट करेंगे. क्योंकि किसको इंपैक्ट करेंगे? सारे एप्लीकेशन कंट्रोल्स को. रिमेंबर, आपके बाकी एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे होंगे वो डिपेंड करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा. अगर आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो आपके एप्लीकेशन कंट्रोल कितना भी बढ़िया हो जाए, कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है. एक बात समझो ना, आपके वेबसाइट में बहुत बढ़िया फीचर्स हैं, वेरी नाइस, बट आपका वेबसाइट लोड ही नहीं होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय प्रॉब्लम? सर, आपके वेबसाइट पे डेटा एकदम एक्यूरेट है, बट एक्सेस करने के लिए आप जब एंटर करते हैं वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते रहता है और वो बोलता है यस वी आर रिक्वेस्टिंग, बट देयर इज नो आउटपुट. कैन आई से if your infrastructure is weak, it will not support whatever application you have. तो application कितना भी बढ़िया हो, कोई फायदा नहीं है if the right infrastructure is not in place. Do you understand what is GIT and what is application? दोनों समझा क्या? Can I say, is application dependent upon GIT? Yes. GIT is my indirect or pervasive controls that will impact the entire business. समझा क्या? Third category is called as IT dependent control. Third category is called as IT dependent control. बहुत सिंपल सा है, एक ही बार में समझेगा. These are manual controls. These are manual controls, but they are dependent on IT. सर, एक कंट्रोल मैनुअल है बट डिपेंडेंट किसके ऊपर है? आईटी पे. सिंपल एग्जांपल कल भी दिया था, रिपीट करता हूं. सैलरी प्रोसेस करना है बट डिपेंडेंट है अटेंडेंस के ऊपर. अटेंडेंस का सिस्टम इज ऑटोमेटेड. अटेंडेंस का सिस्टम इज ऑटोमेटेड. जब तक अटेंडेंस का डेटा नहीं आएगा, सैलरी कैसे प्रोसेस करूंगा? सैलरी मैन्युअली प्रोसेस करूंगा, बट इसके लिए अटेंडेंस का डेटा कहां से आ रहा है? सिस्टम से आ रहा है. इफ दैट, सोचिए ना, अगर अटेंडेंस का डेटा गलत हुआ तो सैलरी का अमाउंट भी गलत हो जाएगा. तो मैन्युअली आप डिसाइड कर रहे हो करना क्या है, बट ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एक रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है, जो कहां से आ रहा है? आपके टेक्नोलॉजी से आ रहा है. अगर टेक्नोलॉजी का रिपोर्ट रिलायबल नहीं हुआ तो आपका मैनुअल कंट्रोल भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. मतलब ऑल्दो आप सोच रहे हो ये मैनुअल है, मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, बट इसमें भी एक रिस्क है सर. ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? टेक्नोलॉजी पे है. अगर टेक्नोलॉजी सही नहीं है तो आपका रिपोर्ट बराबर नहीं होगा. रिपोर्ट बराबर नहीं होगा तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. मतलब योर डिसीजन इज डिपेंडेंट अपॉन रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम अ सिस्टम. सो बॉटम लाइन, यू हैव टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम. कैन आई से आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल भी किस पे डिपेंडेंट है? जनरल आईटी पे. क्योंकि है ये मैनुअल कंट्रोल, बट इसका डिसीजन किस पे डिपेंडेंट हो गया? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट हो गया ना यार. सो कैन आई से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जनरल आईटी कंट्रोल्स. वो चेक करेंगे, वो ठीक है तो एप्लीकेशन कंट्रोल चेक करेंगे, फिर जाके आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल चेक करेंगे. अदरवाइज उन्हें चेक करने का फायदा ही नहीं. सर, क्या हमारे सिलेबस में इन्हें चेक करना है? ना, तुम्हारे सिलेबस में तीनों का डेफिनेशन है. Is that clear to you? Is the basic meaning of general IT, application and IT dependent clear to you? Tomorrow I shall make you write all three of them and finish off this chapter. Are we good? Thank you. Enjoy. हाँ, डिस्कस करते हैं 1 मिनट के लिए. Just give me 1 minute. Recorded students, thank you. Enjoy. Just give me 1 second, guys. Thank you. बोलो क्या टाइमिंग करने का कल से? बोलो, तुम मेरे को बताओ.